So, hi everyone, welcome back to Pochum Classes. My name is Rupesh and I hope you guys are doing well. तो जैसा आप सभी को पता है पॉलिटी का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है पॉलिटी ब्रह्मास्त्र जिसका तीसरा दिन है. इट इज एक्चुअली डे 3. इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या करेंगे तो लगभग 20 क्लासेस के अंदर में हम लोग पूरी की पूरी जो आपकी पॉलिटी है स्पेशली फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स इसको रैप अप करते हुए नजर आएंगे. आई एम श्योर हियर लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू जितने भी एस्पिरेंट कंसिस्टेंट होकर के इन सीरीज को देखेंगे आपसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं आप सभी से सही होते हुए नजर आएंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. आई थिंक आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि जब भी इन सेशंस को कराया जाए तो प्लीज जो पिछली वाली क्लास होती है एक बार उसके कंटेंट को डेफिनेटली रिवाइज करना बिकॉज पॉलिटी में इंटरकनेक्शंस भी दिखते हुए नजर आते हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट जिसके कारण मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी एबल टू गेट आंसर्स करेक्ट बेसिकली इन द एग्जामिनेशन. राइट, चलो सो लेट्स बिगिन द सेशन. आप सभी के सामने सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा दिस इज द प्रियम्बल. प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर क्या आपको समझ में आएगा इज दैट इन दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड द इंटायर हिज इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली प्रियम्बल को कहते हैं कि हमारे संविधान का एक समरी है बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं प्रियम्बल में वो एक जगह एक्यूमुलेटेड से नजर आते हुए दिखाई देंगे. एक एक करके चलेंगे हम. जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा वी द पीपल ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम जो इस देश के नागरिक है. कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है और स्पेशली ये जो बिगनिंग लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम इस देश के नागरिक, ये कहते हैं हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ अथॉरिटी. मतलब हमारे संविधान को पावर कहां से मिलता है? तो हमारे संविधान को पावर मिलता है यहाँ के लोगों से, जो हम यहाँ के लोग हैं बिकॉज हमने अपने संविधान को बनाया और कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार रूल करते हुए नजर आती है. सो दिस इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. कहीं ना कहीं हमारे पावर यहाँ से ड्राइव होता हुआ नजर आएगा. फिर आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये ऐसे शब्द है जो बताते हैं कि हमारे देश का नेचर क्या होगा. जिसे हम कहते हैं कि किसी भी इंसान का नेचर कैसा होता है. ऑन अ पैरेलल नोट हमारे देश का नेचर कैसा है. तो हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री है. मैं आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब बताऊंगा. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए नजर आते हैं. तीसरा डायमेंशन हमको अपनी पॉलिटी में स्पेशली प्रियम्बल में दिखाई देगा कि हमारा जो संविधान है वो क्या अचीव करना चाहता है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम क्या अचीव करना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग हो तो उनको जस्टिस मिले, हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हुए नजर आते हैं. कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे संविधान का क्या है? ऑब्जेक्टिव है. इट्स कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में बताऊंगा. क्वेश्चंस आते हैं कि किन 5 प्रकार की लिबर्टी के बारे में बेसिकली प्रियम्बल में दिया हुआ है. तो देखो यहाँ पे लिबर्टी का क्या क्या मतलब है. तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये 5 अलग अलग प्रकार की लिबर्टी जो कि आपको अपनी प्रियम्बल में क्लियरली दिखाई देता हुआ नजर आएगा. अब बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है ना, इन 5 में से कोई 3 उठाएगा और चौथा गलत डाल देगा. आपसे बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा लिबर्टी नहीं मेंशन्ड है. राइट, तो हमें कहीं ना कहीं इन टर्म्स को समझना है. जस्टिस कितने प्रकार के दिए हुए प्रियम्बल में? तो 3 प्रकार का जस्टिस है. सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है. सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये 3 प्रकार के जस्टिस के बारे में प्रियम्बल में दिया हुआ है. ये सब ऐसे एरियाज है जहां पे एग्जामिनर ट्रैप बनाता है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इन एरियाज में दिखाई देते हुए नजर आएंगे. एंड द लास्ट थिंग जो कि हमें प्रियम्बल में सीखना है वो ये है कि प्रियम्बल के अंदर में हमें एक डेट दिखाई देगा. देयर इज अ डेट इन द प्रियम्बल. वो डेट क्या है? तो वो डेट है सर 26 डे ऑफ नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949. बेसिकली ये वो दिन है जिस दिन हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया था. दिस इज द डे जब हमने क्या किया था सर? हमने अपने अपने संविधान को एडॉप्ट किया है और हमने अपने संविधान को इनेक्ट किया. मतलब कहीं ना कहीं हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया है. ये वो वाला यहाँ पे डेट दिया हुआ है. क्या है डेट? तो वो है 26 नवंबर 1949. इस डेट को याद रखना. इट्स कॉल्ड एज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे देश का वो दिन है, हमारे संविधान का वो दिन है जिस दिन हमने क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया. तो इस तरीके से आपका जो प्रियम्बल है इसके बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट से डायमेंशंस है. कौन कौन से डायमेंशंस है? तो हम सभी डायमेंशंस को भी डिटेल में पढ़ते हुए नजर आएंगे. सबसे पहला हमारे संविधान को पावर कहां से मिलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया. दूसरा हमारे देश का नेचर क्या है? कैसा देश है हमारा? सॉवरेन कंट्री है, खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है. सोशलिस्ट है, सामाजिक विचारधाराओं को फॉलो करता है. सेक्युलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है. हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान देखते हैं. डेमोक्रेटिक है, लोगों के द्वारा शासन किया गया है, मतलब लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं. एंड रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारे देश में संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान जैसे कि आपके देश के राष्ट्रपति हैं उनका भी इलेक्शन होगा. ये कहीं ना कहीं हमारे देश के नेचर को बताता है. हम क्या अचीव करना चाहते हैं? तो हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज हमारे संविधान में स्पेशली हमारे प्रियम्बल में जो डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, ये कौन सा दिन है? जिस दिन हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था कि भैया हमारे देश का संविधान ऐसा होगा. एक डेट याद रखेंगे, दैट इज
26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ये कौन सा डेट है? ये वो डेट है जिस दिन हमने अपने संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया था। इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल दिस एज द रिपब्लिक डे। मतलब एक ऐसा डेट जिस दिन हमने अपने संविधान को पूरे देश में लागू किया था, इसको कॉल एज द रिपब्लिक डे। और आपको दिखाई देगा ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है जिसने हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया था। तो इसमें बहुत बार बच्चे फंसते हैं कि सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में जो लास्ट में डेट दिया हुआ है, ये डेट ऑफ एडॉप्शन है या डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है? तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन या फिर इनेक्टमेंट। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ एडॉप्शन या फिर इनेक्टमेंट। इस तारीख को हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 जो हमारा सबसे पहला दिन था जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट कहने का मतलब क्या है? इस दिन हमने अपने संविधान को पूरे देश में इन्फोर्स कर दिया था, पूरे देश में लागू कर दिया था। इट्स कॉल्ड एज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। आई थिंक आप सभी को डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आते हैं और आज आपको क्लास में मैं आप सभी को आधे घंटे के अंदर में पूरा का पूरा प्रियम्बल याद करा करके जाऊंगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लास में, राइट? और इसके बाद प्रियम्बल्स में जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, यहां तक मैं असिस्टेंट कमांडेंट तक के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, आप सभी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, पूरी पॉलिटी कवर कराऊं 20 क्लास के अंदर में, जिससे आपके एग्जाम्स में पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यू वांट दिस सीरीज। लेकिन साथ में आप ये भी लिखोगे कि आई अश्योर यू दैट आई विल fulfill all the commitments given here. I'll definitely watch entire videos and cover Indian polity. I want commitment from your side also कि आप सभी इन सीरीज को बहुत ही जेन्युइन तरीके से कवर करेंगे। सारी पॉलिटी को आप क्लास के साथ कवर अप करते हुए चलेंगे और हर कंटेंट को रिवाइज करके आएंगे क्लास में, बिकॉज बिना रिवीजन के एवरीथिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। रिवीजन इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फटाफट आएंगे। प्रियम्बल के बारे में क्या बोला गया है? तो प्रियम्बल कहीं ना कहीं हमारे देश का जो संविधान लिखा गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे, उनकी विचारधारा को दर्शाता है। वो ये दिखाता है कि हमारे देश के जो विचार, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे, वो बेसिकली हमारे देश का संविधान कैसा चाहते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कोर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे देश का वैल्यू क्या है। जैसे आपको बताया ना, हम एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, या फिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को ये रिफ्लेक्ट करता है। जो प्रियम्बल है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करके एक डॉक्यूमेंट था, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था। कहां पे इंट्रोड्यूस किया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, संविधान सभा में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में हमारे देश का क्या बनता है? प्रियम्बल बनता हुआ नजर आता है। इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में बेसिकली प्रियम्बल ग्रुप में दिखाई देता हुआ हमें नजर आता है। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब हम प्रियम्बल के कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो प्रियम्बल में कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहला मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर, कहां से हमें पावर मिल रहा है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? तो सर सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो अपने प्रियम्बल को, मतलब हमारे देश के संविधान को, पावर कहां से ड्राइव हो रहा है? तो हमारे लोगों से ड्राइव होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है हमारे देश का नेचर कैसा है? तो इसको याद रखना, SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। जैसे सुशांत सिंह राजपूत क्या बोलते थे? SSR, बस एक एस और एक डी एक्स्ट्रा लगाना है तो हो गया SSDR। ऐसे याद कर लो, राइट? मतलब कहीं ना कहीं यू हैव टू मेमोराइज कैसे टर्म्स है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको एकदम सीक्वेंस में याद करना है कि पहले सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है। ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं आते, आगे पीछे भी याद है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वर्ड्स याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए, राइट? फिर स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम चाहते हैं जितने भी लोग हैं सबको न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तभी आप देखो फंडामेंटल राइट्स में सबके बारे में इक्वल राइट्स की बात की गई है, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सबको क्या मिले? जस्टिस मिले। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? हम लोग खुद को डेवलप कर सके, अपने सारे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सके, हमारे पास लिबर्टी हो खुद को डेवलप करने का। द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली इज कॉल्ड एज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है कि हर इंसान के पास पर्याप्त अवसर हो कि वो पूर्ण रूप से अपने आप का विकास कर सके, इसी को हम लिबर्टी कहते हैं। तो किस प्रकार की लिबर्टी? सोचने की लिबर्टी, किसी चीज को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी, कोई मान्यता को फॉलो करने की लिबर्टी कि भैया मैं इसको फॉलो कर सकता हूं, किसी फेथ को फॉलो करने की लिबर्टी, कोई पूजा पाठ करने की लिबर्टी, ये सब आपके पास होना चाहिए। 5 प्रकार की लिबर्टी आपको बेसिकली दी गई है, राइट? वैसे इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी दिखाई देगा। और लास्ट में आपको दिखाई देगा डेट ऑफ एडॉप्शन, किस तारीख हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया? तो 26 नवंबर 1949। तो याद रखेंगे 26 नवंबर को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संवैधानिक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। 26 नवंबर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। चलो फटाफट आते हैं एक एक कंपोनेंट के ऊपर में।
तो सबसे पहला सर सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब है कि हम सॉवरेन कहीं ना कहीं इस देश में लोगों को, मतलब हमारे संविधान को पावर कहां से मिलता है, तो यहाँ के लोगों से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या है ये? एक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे जो लोग हैं वो अपनी खुद की सरकार चुनेंगे। डेमोस एंड क्रेटोस ये दो शब्द से मिला है, इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का शासन। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी मींस, जो कि आपको प्रियम्बल में दिखाई देगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, जो कहीं ना कहीं बिगनिंग लाइफ भी है, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा बनाई गई है, और गवर्नमेंट अपने पावर को लोगों के ही बिहाफ में एक्सरसाइज करती है। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी तंत्र है, जो पुलिस दिख रही है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी या फिर आप कह सकते हैं मोनार्की के कारण है, नहीं। उनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को चलाया जा सके, लोगों की सेवा करने के लिए बनाई गई है। क्योंकि संविधान को पावर कहां से मिलता है? हमारे लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, राइट। चलो, इफ यू गो हेड ऑफ दिस, तो देयर इज अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे ऐसे एस्पिरेंट है एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देयर इज अ कॉम्बो बैच ऑफ एसएससी एंड रेलवे जो 26 और 27 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? लाइफ टाइम बैच है, मतलब अगर आपने एक बार अपने आप को एनरोल कर लिया है और आप एग्जाम दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर एग्जाम नहीं निकला, आपको फिर से अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, तो आपको मल्टीपल एनरोलमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम मिलेगा। साथ में सारे सारे जो सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कुछ कवर अप किया गया है यहाँ पे, प्लस अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। आप जब भी चाहो बैच में आकर के लाइव क्लासेस को देख सकते हो, और ये आपके सामने सारे सारे ऑफर्स है। मतलब आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, रेगुलर बेसिस पर हर क्लास की पीडीएफ प्लस अब टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर, राइट। बाकी आपको मॉक टेस्ट आपको एसएससी का वो फ्री यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट के रूप में दिख रहा है। बाकी डिटेलिंग्स के लिए आप पहुंचे क्लासेस एप्लीकेशन विजिट करेंगे, वहां पे आपको सारा कुछ डिटेल में दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल। एक्चुअली में हमारे प्रीएम्बल में जो कीवर्ड्स है, मतलब पहले तो हमने देख लिया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, हमारे देश के संविधान को पावर कहां से मिलता है, तो यहाँ के लोगों से मिलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आता है दूसरा लाइन कि सर हमारे जो प्रीएम्बल है बेसिकली बताता है कि हमारे देश का नेचर कैसा होगा, हमारा देश एक्चुअली कैसा होगा, राइट। हम क्या, किस प्रकार का नेचर होगा देश का। तो उसमें आपको कोई वर्ड दिखाई देगा, फॉर एग्जांपल सॉवरेन, सोशलिस्ट, और आपको कौन से वर्ड्स दिखाई देंगे? आपको सॉवरेन, सोशलिस्ट, आपको सेक्युलर दिखाई देगा, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे 5 शब्द बेसिकली यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके सभी शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले आप देखो सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है, मैं अगर आपको एक शब्द बताऊं तो सॉवरेन कहीं ना कहीं आप इस सबसे समझना इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है? मतलब हमारा देश खुद के अफेयर्स में स्टैंड लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, उसको किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं, इसको सॉवरेन। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। इसका सीधा सा मतलब है कि सर भारत अपने डिसीजंस को खुद लेगा, एक सॉवरेन स्टेट है, एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज द सॉवरेन स्टेट, राइट। सो द टर्म सॉवरेन सिग्निफाइज द इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट। हमारे देश का जो सुप्रीम अथॉरिटी वो कैसा है? वो इंडिपेंडेंट है। यही आपको सॉवरेन दिखा रहा है, मतलब हम अपने डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, हम किसी एक्सटर्नल पावर के अंदर में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि यूएस अपने हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को शेप करे, भारत को दिखना है कि अपने फॉरेन पॉलिसीज को हमें कैसे लेके जाना है, इसी का मतलब होता है सॉवरेन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। दूसरा शब्द जो आपको दिखाई देगा दैट्स कॉल्ड द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज का प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। मतलब हमारे पास में सरकारी कंपनियां भी हैं प्लस प्राइवेट कंपनियां भी है। तो बेसिकली हम क्या मिक्स फॉलो करते हैं? वी फॉलो इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हम क्या फॉलो करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सारी की सारी है ना जो कंपनियां वो सरकार की है, या फिर ऐसा नहीं है कि सब हमने प्राइवेट को ही दे रखा है। एक बैलेंस है कहीं ना कहीं, दोनों का यहाँ पे आपको स्कोप दिखाई देगा। वी फॉलो इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द को हमने संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया। अभी इस पे मत जाओ, राइट। आई टीच यू। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मैं बेसिक बताता हूँ। सोशलिस्ट ये जो शब्द है, जो हमारा प्रीएम्बल लिखा गया था ना, राइट, उस टाइम पे शब्द हमारे इसमें था ही नहीं, प्रीएम्बल में था ही नहीं। सोशलिस्ट शब्द को हमने बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। क्या किया हमने? जोड़ा है प्रीएम्बल में। कब जोड़ा है सर? 1976। यहाँ पे 46 गलत लिखा हुआ है, इट्स अ टाइपिंग एरर, इसको ध्यान में रखेंगे। कब जोड़ा था? 1976 में जोड़ा था। और कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा था? तो इट वाज द 42nd अमेंडमेंट। मतलब हमने 42वां जो संविधान में संशोधन किया, 42nd जो हमने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, इस अमेंडमेंट से हमने सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया। वी हैव एडेड दिस वर्ड सोशलिस्ट इन आवर प्रीएम्बल। यानी कि पहले हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट शब्द था ही नहीं, है ना। मतलब आपको सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक दिखाई देता था, सोशलिस्ट दिखता ही नहीं था। और सिर्फ सोशलिस्ट ही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको भी बताऊंगा सेक्युलर वर्ड को भी हमने इसी संशोधन में ऐड किया था। मतलब 42nd अमेंडमेंट से हमने अपने प्रीएम्बल में 3 शब्दों को ऐड किए थे। एक बार इसको अच्छे से सुन लो, इसको मैं आगे रिपीट करूंगा, बट यहाँ से कई बार मतलब पॉलिटी से प्रीएम्बल का अगर सवाल आता है तो इसी पे पूछा जाता है बेसिकली, उनका की एरिया यही है।
कि सर प्रियम्बल में अमेंडमेंट जो हुआ, संशोधन हुआ, उससे कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो इसको अच्छे से सुन लेना। कौन से शब्द जोड़े गए सर? 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द हैं? तो एक बार याद रखेंगे, एक है सोशलिस्ट, दिस इज नंबर 1, एक है सेक्युलर, दिस इज नंबर 2, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था दैट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दिस इज नंबर 3। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो प्रियम्बल का नेचर दिया हुआ है कि हमारे देश का नेचर क्या होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट, ये नेचर पूरा पूरा कब तैयार हुआ? ये दोनों को ऐड किया गया 1976 में, यानी कि 1976 के पहले 1975 में हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द दिखते थे? तो हमें दिखता था सर सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ना ही सोशलिस्ट था ना ही सेक्युलर था। इन शब्दों को हमने कब जोड़ा? 1976 में जोड़ा। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये शब्द कब ऐड हुए? 1976 में ऐड हुए। यहां से बहुत बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर, मतलब 15 मिनट में आपका मैक्सिमम लूंगा एंड विद इन 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, आपको ये चैप्टर याद भी हो जाएगा, राइट। अगला वर्ड कौन सा है? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। एक जो बहुत बड़ा डाउट जो बच्चे गलती करके आते हैं वो ये है कि उनको ऐसा लगता है सेक्युलर का मतलब है कि वहां पर रहने वाले लोगों का कोई धर्म ही नहीं है। ये गलत है। लोगों का धर्म है, लेकिन जो सरकारी तंत्र है, जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, जो लोगों को रेगुलेट कर रही है, गवर्न कर रही है, उसका धर्म नहीं है, समझो। राइट, सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि वहां के लोग कहीं धर्म नहीं है। पीपल आर फॉलोइंग सम रिलीजन। भारत में अगर हम इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री कहते हैं तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि हमारी सरकार वो एक धर्म को मानती है। जैसे आप देखो इस्लामिक स्टेट्स में क्या होता है, दे फॉलो इस्लाम, जो स्टेट का रिलीजन है, राइट, वो सेक्युलर नहीं है। तो वैसा नहीं है इंडिया में। हमारा जो गवर्निंग अथॉरिटी है, जो सरकार है, बेसिकली उनकी कोई अपनी खास धर्म नहीं होती, उनके लिए सभी धर्म एक समान है। दैट इज द रीजन व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म शब्द को भी हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सेक्युलरिज्म वर्ड इट एक्चुअली एम्फसाइज दैट द स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। बस यही वाली बात है कि जो स्टेट है इसका कोई अपना धर्म नहीं है, जो लोग हैं उनका धर्म है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। दैट इज व्हाट द वर्ड सेक्युलरिज्म मींस। आगे चलो, डेमोक्रेसी बताने की आवश्यकता नहीं है। डेमोक्रेसी का एक ही मतलब होता है सर, रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का शासन। अब आप मुझे बताओ लोगों का शासन कैसे होगा? लोगों का शासन तब होगा जब हम इलेक्शन कराएंगे, जब इलेक्शन में हम लोगों को जोड़ेंगे, जब वहां पे रहने वाले लोग आपस में वोट देकर के अपनी सरकार चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का शासन है ना। यानी कि अगर आप वोटिंग करोगे ही नहीं, लोग अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो क्या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। यानी कि डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी इंसान है वो कहीं ना कहीं जाकर के वोट करे। द पर्सन शुड गो एंड द पर्सन शुड वोट, दैट इज व्हाट इट मींस। तो आई थिंक ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डेमोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। अब इस चीज को भी समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब सिंपल है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सर कि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, कौन है? जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति है, ही इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ स्टेट। मतलब संवैधानिक पद पे जो इंसान सबसे ऊपर बैठा है, जिसको हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, राइट, वो एक इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं। ही इज एन इलेक्टेड पर्सन, मतलब वो इलेक्ट होकर के आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई मोनार्की है, कोई राजा महाराजा के खानदान से नहीं आए। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कौन? जो रिपब्लिक होता है। तो रिपब्लिक का मतलब सीधा है कि सर जो इलेक्टेड हेड है, दैट इलेक्टेड हेड इज द व्हाट, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो संवैधानिक पद पे सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो इलेक्शन से आए। जैसे आप देख लो, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या इंग्लैंड में ऐसा सीन है क्या, लेकिन ऐसा सीन इंग्लैंड में तो नहीं है। इंग्लैंड में आपको पता चलेगा आज भी राजा महाराजा का खानदान है, महारानी उनके वंशज है, राइट। आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं वहां पे लीड कर रही है। इंडिया में ऐसा है क्या कि कोई राजा महाराजा उनके जो भी बेटे होंगे वो प्रेसिडेंट बनेंगे? ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो इससे पता चलता है कि वी आर रिपब्लिक कंट्री। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोगों का शासन, यानी कि लोग अपनी सरकार खुद बनाएंगे, जो कि डेमोक्रेसी का सीधा सीधा सेंस भी है सर, रूल ऑफ पीपल, राइट। और रिपब्लिक का मतलब है कि जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में सबसे ऊपर बैठा है, जिसको आप राष्ट्रपति कहते हो, whom you call as the president of India, उनका भी इलेक्शन होगा। he is actually elected। तो आई थिंक ये वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। इसी का मतलब होता है रिपब्लिक। नाउ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, अभी आपका तीसरा टर्म है, राइट। एस्पिरेशन बोले तो आपके जो प्रियम्बल में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं कि एक्चुअली में आपका प्रियम्बल क्या चाहता है, लोगों का क्या एस्पिरेशन है, या फिर कह सकते हो कि आपके प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। तो आप चाहता है कि सबसे पहले लोगों को जस्टिस मिले,
सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और जस्टिस मतलब हर प्रकार का सोशल जस्टिस हो, समाज में ऐसा ना हो कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ छुआछूत हो रहा है, सबको इक्वल राइट्स मिले, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स में देखते हो, राइट। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सबको पेमेंट, समान पेमेंट मिले, अगर लोग समान कार्य कर रहे हैं, अगर दो इंसान है, दो लोग सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों को पेमेंट सेम मिलना चाहिए, राइट। पॉलिटिकल जस्टिस, ऐसा ना हो कि कोई एक कम्युनिटी का इंसान है, उसको राजनीतिक पद पे आने का मौका मिल जाए और जो पिछड़ी कम्युनिटी का इंसान है उसको आने का मौका ना मिले, वहां पे भी उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो हर प्रकार का जस्टिस, इसलिए याद रखेंगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीनों प्रकार का जस्टिस कहीं ना कहीं आपको अवेल कराना है। जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट से आता है और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो डीपीएसपी से आता है। आपको नहीं पता है डीपीएसपी क्या है, आपको हो सकता ना पता हो फंडामेंटल राइट क्या है, तो आप अभी पेशेंस में रखेंगे, आने वाली वीडियोस में हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सर लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का सीधा सा मतलब होता है सर कि एक इंसान अगर वो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहे, खुद को डेवलप करना चाहे, तो उसके पास में पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए खुद को डेवलप करने का, राइट। ऐसा ना हो कि कोई उसको रोक रहा है, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे, नहीं। The person should have complete opportunity to develop oneself fully. That's called as liberty. So the term liberty means freedom for the people to choose their way of life, have political view and behavior in the society. यही बात है सर, लोगों के पास में फ्रीडम होना चाहिए कि अपने किस तरीके की जिंदगी वो जीना चाहते हैं, राइट। क्या है सर? टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, राइट। उनका क्या पॉलिटिकल व्यू है, किस प्रकार से वो पॉलिटिकली चीज को देख रहे हैं, और तीसरा उनका क्या बिहेवियर है सोसाइटी में। ये तीनों चीज कहीं ना कहीं आपको किसमें दिखाई देगा? लिबर्टी में दिखाई देता हुआ नजर आएगा, विच इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है। अगर मैं आगे लेकर के चलो तो लिबर्टी बेसिकली याद रखेंगे, आपके प्रियम्बल में क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी 5 प्रकार की लिबर्टी है जो बेसिकली आपके प्रियम्बल में दिया गया। मैं फटाफट की टर्म बता रहा हूं। सबसे पहले आप सभी के पास थॉट, सोचने की लिबर्टी है, कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है, राइट। कोई भी बिलीफ को मानने की लिबर्टी है, कोई फेथ को फॉलो करने की लिबर्टी है, और कुछ भी वर्शिप करने की लिबर्टी है। तो 5 प्रकार की लिबर्टीज पे क्वेश्चन याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अब ऐसा नहीं है कि इसको एकदम सीक्वेंस में याद करना, आगे पीछे भी याद है तो एटलीस्ट ध्यान में रखना। वहां पे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द लिबर्टी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिबर्टी नहीं दिया हुआ आपके प्रियम्बल में, और इनमें से एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, वो कुछ भी ऐसा डाल देंगे जो आपको पकड़ना है। तो ये वही बता पाएंगे जिनको एटलीस्ट ये लिबर्टी के बारे में पता है। एंड द लास्ट इज इक्वालिटी। आई थिंक इक्वालिटी बताने की आवश्यकता नहीं है। समानता, कानून की नजर में सबको एक समान है। आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, राइट। इक्वालिटी राइट्स होते हैं, हम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इक्वालिटी सब कुछ यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। इसका सीधा सा मतलब है सर कि हमारे समाज में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज मिले। मतलब कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, सबको एक समान ट्रीट करना है। और इसका मतलब है कि सबको, अच्छा, इक्वालिटी में 2 प्रकार की इक्वालिटी, एक तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबके पास सेम स्टेटस हो, प्लस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर भी मिले। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मैं बताऊंगा आर्टिकल 16, राइट। क्या है आर्टिकल? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट। जब भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात होगी तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपको फंडामेंटल राइट में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऐड भी क्या हुआ, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ऐसे की टर्म्स को देते हैं, कौन सा की टर्म देख रहे हैं? जब भी हम ये की टर्म देख रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अचीव करना चाहता है, और इसी के लिए इतना बड़ा संविधान लिखा गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुडनेस, मतलब भाईचारा वाली फीलिंग। जैसा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमने सबने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और एक लास्ट ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा फ्रेटर्निटी। मतलब हमारा संविधान चाहता है कि लोगों के बीच में सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस बढ़े। अब इसको बढ़ने से क्या क्या फायदा है? अगर लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा बढ़ता है तो इससे प्रमुख आपको 2 चीज होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला, लोग एक दूसरे की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे। एक इंडिविजुअल, उसकी डिग्निटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, इससे हमारे देश के बीच में इंटीग्रिटी, लोगों के बीच में एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर हैविंग द सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस, भाईचारा वाली फीलिंग है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि अगर इंटीग्रिटी पूछा गया कि इंटीग्रिटी में आपको कौन से 2 की टर्म्स एग्जाम में पूछे गए, इसके साथ प्रियम्बल में दिए गए, तो आप बोलोगे सबसे पहला की टर्म है सर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा की टर्म है सर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये दोनों की टर्म्स को अपने को ध्यान में रखना है। एंड विद दिस वी हैव अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें जस्टिस देना है, लोगों को लिबर्टी देना है, इक्वालिटी देना है, लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी होना चाहिए। और इसी प्रोविजन को देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने डिटेल प्रोविजन है, मतलब इन्हीं चीज को अचीव करने के लिए हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी पर ना जाने कितना लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। सो अल्टीमेटली इट्स अ कंप्लीट समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि क्या है?
सो सर दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो अगर हम इसके आगे जाए, इफ यू गो हेड ऑफ दिस, सो देयर इज अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है, जस्ट टेक 30 सेकंड्स, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो स्टेट पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए पोचम पीएससी अपने न्यू वर्टिकल न्यू चैनल पे फुल फ्लेजेड कोर्स आ चुका है। जिस पर्टिकुलर कोर्स में आप इन 15 स्टेट्स में से जिन भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हॉलिस्टिकली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ प्रिपेयर करेंगे विद ऑल दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ व्हिच इज गोइंग टू बी गिवन टू ऑल ऑफ यू। एक साल का प्रोग्राम है, पूरे कोर्स को कंप्लीट होने में एक साल लगेगा, प्लस आपके पास ना अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है, आप जब तक चाहे लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। बाय द टाइम यू क्लियर द एग्जाम यू कैन कम वॉच दी सेशंस एंड रिवाइज द कंटेंट अगेन एंड अगेन। अब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली फॉर ऑल दी स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है। चलो भैया लेट्स गो अहेड ऑफ दिस। अब इसके आगे आपको क्या दिखाई देगा, एक टॉपिक आता है कि सर क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रियम्बल तो समरी है, तो क्या ये जो समरी है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी चीज हिस्सा होगा तो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे जैसे हमारा समय बदलता है वैसे वैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपग्रेड होता है, समाज बदल रहा है तो समाज के हिसाब से हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बदल रहा है, वो भी अपग्रेड हो रहा है। अब संविधान अपग्रेड हो रहा है यानी कि संविधान के अंदर जो चीजें हैं वो अपग्रेड होंगी। अब अगर ऐसा बोल दिया जाए कि सर प्रियम्बल संविधान का हिस्सा ही नहीं है, तो प्रियम्बल अपग्रेड होगा क्या? प्रियम्बल अपग्रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल तो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा था कि क्या प्रियम्बल एक संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले जो बेरूबरी यूनियन केस था, इस पर्टिकुलर केस में इस चीज को बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का ये हिस्सा ही नहीं है, इसी के कारण आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन इसको रिवर्स कर दिया गया। लास्ट में केशवानंद भारती केस, आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस के बारे में, 1973 का केस है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्टार्ट करता है। इसके ऊपर मैंने काफी शॉर्ट्स भी बनाए हुए यूट्यूब चैनल पे, आप सभी ने देखा भी होगा, बट एनीवेज मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो बेसिकली केशवानंद भारती केस में ऐसा बोला गया कि सर प्रियम्बल जो है अब से हमारे संविधान का हिस्सा है और इसके कारण इसमें बदलाव किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ना बदले, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना बदले। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर वाली क्लास में बताते हुए नजर आऊंगा। अच्छा, एक और सवाल आता है कि क्या हमारा जो प्रियम्बल है सर ये इन्फोर्सेबल है क्या? मतलब क्या अगर प्रियम्बल में कोई एक शब्द दिया, फॉर एग्जाम्पल जस्टिस, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है किसी भी रीजन से, तो क्या हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं ये बोल के कि सर प्रियम्बल में जस्टिस लिखा था आपको जस्टिस नहीं मिला? मतलब प्रियम्बल क्या ये इन्फोर्सेबल है? क्या इसका वायलेशन होगा तो आप इसके लिए कोर्ट जाओगे? तो नो, प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर। इसका रीजन है सर, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आप अभी एक मूवी आई, आई थिंक धुरंधर, आप सभी ने उसके मूवी के बारे में सुना होगा, है ना? तो रहमान डकैत काफी पॉपुलर सा कैरेक्टर, एनीवेज। तो आप सभी ने देखा होगा कि 3.5 घंटे के आसपास की मूवी है। अब कोई इंसान 3.5 घंटे की मूवी देख करके आए और तब आप उससे सवाल पूछो कि उस मूवी में क्या कैरेक्टर था, किसका क्या रोल था, तो शायद वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन वहीं पे दूसरे इंसान को आप 3.5 घंटे की मूवी का एक समरी दे दो 5 मिनट में, और फिर आप उससे इस 5 मिनट की समरी के बेसिस पे मूवी के डिटेलिंग्स पे क्वेश्चन पूछो, वो आंसर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये समरी है, डिटेल प्रोविजन नहीं है। ऑन अ पैरेलल नोट, प्रियम्बल क्या है? एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो प्रियम्बल के वायलेशन पे आप किसी को किसी भी प्रकार से सजा नहीं दे सकते। दैट इज द रीजन व्हाई प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिटेलिंग यहाँ पे है ही नहीं, इसकी डिटेलिंग आपके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? सो प्रियम्बल इवन दो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका खुद का इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट नहीं होता है। ये मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम से थोड़ा ऊपर का कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। तो प्रियम्बल का कोई इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट नहीं होता। एनीवेज, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, क्यों नहीं होता मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल से बताया, क्योंकि 5 मिनट की सर ये मूवी का एक समरी है, मतलब समझ जाओ, है ना? डिटेल प्रोविजन का वायलेशन हुआ, फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी का वायलेशन हुआ, तो उस बेसिस पे आपको पनिशमेंट या इन्फोर्सेबिलिटी समझ में आता है। प्रियम्बल तो समरी है सर, आपको समझ में नहीं आएगा, इसको कैसे इन्फोर्स करेंगे? इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना? हाँ, इट इज अ गाइडिंग लाइट, इस चीज को याद रखना। कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल एक गाइडिंग लाइट है। प्रियम्बल बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे उनका सोच क्या था अपने देश को लेकर के, किस दिशा में अपने देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इमेजिन करते थे, वो है ये। इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ दैट। तो ये गाइडिंग लाइट है, कोर्ट को भी मदद करता है चीजों को इंटरप्रेट करने में, बड़े बड़े जजमेंट्स देने में, कि क्या हम इन प्रिंसिपल्स को सेव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसा जजमेंट दे रहे हैं जिससे हमारे देश की सोशलिस्ट विचारधारा, सेक्युलर विचारधारा, सॉवरेनिटी के ऊपर में एक इंपैक्ट पड़ रहा है, डेमोक्रेसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। ये गाइडिंग लाइट है, बट इन्फोर्सेबल या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट चार्ज इसका कुछ नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सिंपल सी बात है सर,
चूंकि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, इसीलिए प्रियम्बल को अभी हम अमेंड यानी कि संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को याद रखेंगे, प्रियम्बल को संशोधन करते समय ऐसा ना हो सर कि हमारे प्रियम्बल का कोई बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर हो, मतलब हमारे देश का कोई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो, कोई बेसिक फीचर हो जिसपे हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है, हम उसको हटा दें। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे अपने प्रियम्बल में एक शब्द दिखाई देगा सेक्युलर। अब सेक्युलर बताता है कि हमारे देश का एक बेसिक फीचर है, अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर वर्ड हटा दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं कोलैप्स करता हुआ नजर आएगा, है ना, क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, तो सेक्युलर वर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि सर हम प्रियम्बल में अमेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये ना हो कि हम सेक्युलर वर्ड को हटा दे, ऐसा ना हो कि कल इंडिया जो हिंदू राष्ट्र या फिर इस्लामिक स्टेट ऐसा कुछ हो जाए। दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज एक क्या है सर, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली केशवानंद भारती केस में यही बात बोला गया कि अगर आप हमारे संविधान में, स्पेशली अगर हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में को कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप उस चीज को बस संशोधन नहीं करेंगे जिसको बदलने से हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस चेंज हो जाए, इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मैं आपको इसको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो अगर आपसे सरल भाषा में पूछा जाए कि क्या प्रियम्बल में आपके प्रस्तावना, जो प्रियम्बल को हिंदी में कहते हैं, क्या इसमें संशोधन हो सकता है? यस सर, इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट हो सकता है। मैं आपको आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट भी आगे पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट हमारे प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, काफी बार इस पे क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दैट वाज दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन से वर्ष का है सर? 1976 का है। और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया है। तो देखो, संशोधन करके 2 चीज हो सकता है, या तो आप किसी चीज को जोड़ोगे या किसी चीज को हटाओगे। जोड़ने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ने से कहीं ना कहीं आप चीजें के फीचर्स को इंप्रूव कर रहे हो। हटाने में प्रॉब्लम होता है कोर्ट को। ऐसा ना हो कि आप सर यहां से ये डेमोक्रेसी शब्द ही हटा दो और बोल दो कि अब यहाँ पे मोनार्की आ गई है, अब राजा महाराजा का शासन हो गया, अब लोग अपनी सरकार नहीं चुनेंगे। तो अगर आपने डेमोक्रेसी को ही हटा दिया तो इतना बड़ा जो संविधान था उसका कोई एग्जिस्टेंस रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा। कोई फंडामेंटल राइट, कोई डीपीएसपी, कहीं पे कुछ भी अब नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो गया। बिकॉज ये डेमोक्रेसी आपके संविधान का बेस है। तो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बेस को अमेंड कर दो, इसी को चेंज कर दो, पूरा संविधान ही पलट जाएगा। इसी बात को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बेस को आप संशोधन नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, है ना। बेसिकली अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, उस पर्टिकुलर संशोधन से 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया। 3 words are added in the preamble and these words are socialist, secular and integrity, something that I have taught you all several times in this class and lot of times questions are asked. In fact questions क्या पूछेगा कि 1975 में आपके प्रियम्बल का स्टेटस क्या था। तो देखो ये 1976 में कब जोड़ा गया है सर? 1976 में जोड़ा गया है। तो अगर पूछा जाए 1925 में क्या था, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सेक्युलर वर्ड काट दो, सोशलिस्ट वर्ड काट दो, तो आपका आंसर हो जाएगा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, राइट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से इंटीग्रिटी भी कटा हुआ, बट इंटीग्रिटी वाला स्टेटमेंट जनरली नहीं पूछता एग्जामिनर, वो यहाँ से पूछता है। तो आपको ये चीज समझना है, 76 से ये शब्द है, 76 के पहले, 1976 के पहले ये शब्द नहीं थे। अगर ऐसा ट्रैप आए तो आपको उसको कट डाउन करना है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, 1926, राइट। विद दिस वी फाइनली एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ प्रियम्बल। तो मैं अगर आपको एक बहुत ही बेसिक सी समरी फटाफट वापस से पूरे प्रियम्बल का बताऊं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या हमने सीखा, जस्ट टेक 1 मिनट और 1 मिनट के अंदर मैं आपको फटाक से प्रियम्बल का एक बार बेसिक्स बता देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया था। हमने आज की क्लास में यही समझा है कि प्रियम्बल के कुछ फाइनाइट, कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बताता है कि इस देश में हमारे संविधान का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, शक्ति कहां से मिल रही है, तो हम लोगों से मिलती है। दूसरा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बताता है हमारे देश का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारा देश जो है वो बेसिकली उसका क्या है नेचर, इस चीज को यहाँ पे समझाता है। तीसरा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये शब्द बताते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमारा संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली हम अपने संविधान से क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे प्रियम्बल में एक डेट दिया हुआ है, दैट इज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट या फिर डेट ऑफ एडॉप्शन। क्या बोलते हैं इसको? मैं आप लिख देता हूं, डेट ऑफ इनेक्टमेंट या फिर एडॉप्शन। मतलब ये वो दिन है जिस दिन हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया है, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर 26 जनवरी को हम क्या बोलते हैं? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो कि रिपब्लिक डे, जिस दिन हमने अपने संविधान को पूरे देश में लागू किया है। तो बच्चे डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट में कंफ्यूज होते हैं। इनेक्टमेंट मतलब जिस दिन हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया, दैट इज 26 नवंबर 1949। और हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस बनाते हैं इसी कारण, क्योंकि इस दिन हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया था।
और डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है सर? ये वो डेट है जिस दिन हम अपने संविधान को पूरे देश में लागू किया था, दैट इज द रिपब्लिक डे। सो आई थिंक विद दिस आप सभी को क्लास में, आज की क्लास में बेसिकली प्रियम्बल समझ में आ गया होगा, इनफैक्ट प्रियम्बल याद हो गया होगा। अब इसके बाहर आपको एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा, वी हैव ऑलमोस्ट ब्रोकन डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट डिमेंशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन शब्दों का मतलब समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली कितने प्रकार के जस्टिस, कितने प्रकार की लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी दी गई है, उन शब्दों को याद रखें। इस पे काफी बार क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रैटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। इनमें से कौन सा फ्रैटर्निटी आपके प्रियम्बल में नहीं दिया, और बच्चे कंफ्यूज, बिकॉज उनको थॉट, फ्रीडम, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, ये 5 जो यहाँ पे दिया हुआ ना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये उनको याद ही नहीं होता। ये अपने को ध्यान रखना, दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। इफ यू वांट मी दैट अपन इस कंटिन्यू करते हुए चले अगले सेशन को लेकर के, सो डेफिनेटली लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। बाकी हम आने वाले सेशंस में प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे। आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, देखो ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। बस आपको एक काम करना है, आपको काम ये करना है कि आप कोई भी गाइड उठा करके प्रीवियस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, एंड ट्रस्ट मी, you will be able to solve majority of question with accuracy because we are able to crack down the entire concept, and आपके एग्जामिनर में कॉन्सेप्ट इससे डिटेल में है ही नहीं। दिस इज व्हाट वी कैन कवर फॉर योर एग्जाम एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? तो उसको रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो आप बेसिकली, एंड सो दैट द प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन द ट्रैक। आल्सो लेट मी नो योर ओपिनियन बिकॉज योर कमेंट्स आर ऑलवेज something that boosts us to do something much better for entire YouTube community, right? It is not taking the cost, it's actually not charging you anything, right? So I think, I hope this series is going to be helpful to all of you. बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक all the very best, take care, see you in the next class. Thank you so much everyone.